जब हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पहले उससे सारे क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम तभी इसलिए पहले कर रहे हैं, 1 2 3 क्लास में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे खत्म करने हैं, ताकि आगे के चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगी उसमें हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में भी कुछ टर्म्स डिस्कस करी थी, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इस छोटा सा डिस्कशन किया था। आज हम लोग और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। और आज की शुरुआत सबसे पहले क्या है बताओ? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक का मतलब दो हमारे पास तरीके हैं। देखो, एक तो हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हम इंडिया की जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक एरिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूएस, अमेरिका, इजराइल, यहाँ से जो भी हमें इनकम जनरेट होती है, तो इसे हम फिर क्या बोलते हैं? फॉरेन इनकम, या हम इसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। अभी आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जिस कंट्री में आप हैं उस एरिया को हम डोमेस्टिक का नाम दे रहे हैं। जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कहता है कि डोमेस्टिक इनकम भी लेनी है आपको और नेशनल इनकम भी लेनी है आपको। ये कॉन्सेप्ट इसलिए डिसाइड करता है। अब डोमेस्टिक तरीके कुछ कॉन्सेप्ट और डिटेल से हमें करने के लिए 3 पॉइंट में डिस्कस करना है। क्या? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू फ्रंटियर, मतलब जितना आप इंडिया को जानते हो। हम कहते हैं भाई जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इंडिया फैला हुआ है, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में आप जो नहीं समझ पा रहे वो अब आप समझ जाओ। क्या? इंडिया को ही हम मानेंगे, इंडिया की ही इनकम को मानेंगे अगर वो 3 चीज़ों से अराइव हो रही हैं। तो पहला लिखा हुआ है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अब आपको पता होगा जैसे कोविड-19 के पेंडेमिक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कोई कंट्री दूसरी कंट्री को दे रही है, कोई वैक्सीन दे रहा है, कोई पीपीई किट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या? तो एयर स्पेस को भी हम इंडिया के उसमें मानते हैं, वाटर स्पेस को भी हम इंडिया के उसमें मानते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है, शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 कंट्रीज, उसको भी हम क्या मान रहे हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी में मानेंगे। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ पैराग्राफ में, फॉर एग्जाम्पल प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब अगर हमारे इंडिया का एयर इंडिया चाहे रशिया में जाए, जापान में जाए, यूएस में जाए, कोई भी इनकम जनरेट करके लाएगा तो उसे हम डोमेस्टिक ही मान के ट्रीट कर रहे हैं। सिमिलरली प्लेन ऑपरेटेड इन सिंगापुर अराइव बिटवीन इंडिया एंड जापान आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर, वो फिर सिंगापुर की बात में चली जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? बताओ। एक नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिशिंग, ये हमने कल भी देखा था। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटेशन प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है, फॉरेन कंट्री में कुछ जगह हमें मिल जाती है, यानी हम इंडियंस को, कि वहाँ की कंट्री कहती है यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो, यहाँ से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको भी हम टेरिटरी, अपनी टेरिटरी, उसकी इनकम को इंडिया का पार्ट मानेंगे। इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर ऑफ इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बात समझ में आई? अच्छा, थर्ड क्या बोल रहा है? एम्बेसीज। ये वर्ड आपने सुना होगा। एम्बेसीज होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, मिलिट्री होती हैं, एस्टैब्लिश ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। जैसे यूएस की कुछ मिलिट्री कहाँ है बताओ? अफगानिस्तान में, कई सालों से वहाँ पे है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। हमारा बंदा कहीं भी विदेश में कहीं भी होगा, वो कमाएगा तो उसको हम अपनी कमाई का हिस्सा मानेंगे। राइट? बोलिए। ये 3 चीजें वो हैं जिसे हम
डोमेस्टिक का हिस्सा मानते हैं। क्लियर। हम उन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं जिसे हमें नहीं लेना, कहीं हम गलती से उसको इंक्लूड कर दें, तो स्पेशली हम यहाँ पे इन एक्सक्लूड वाला टॉपिक भी देख लेते हैं कि डोमेस्टिक हमें क्या नहीं लेना। तो पहला कह रहा है एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिश ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अपोजिट हो गया ना, जापानीज का कोई बंदा इंडिया में है, जापानीज एम्बेसी का, तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट है बताओ? वो तो फिर जापान की टेरिटरी का बात हुई ना। जब हम अपनी एम्बेसी को, यूएस में बैठे हुए को अपनी टेरिटरी मान रहे हैं, तो इंडिया में जो बैठा होगा अदर कंट्री का वो अपनी टेरिटरी में काउंट करेगा। क्लियर। तो हम इसको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं मानेंगे। क्लियर। बोलो। नेक्स्ट क्या कहता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ है, WHO है, एटसेट्रा, लोकेटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब जैसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बहुत सारे देशों में काम करते हैं, इनके हेड ऑफिस तो कोई स्विट्ज़रलैंड में, कोई जेनेवा में है, कोई कहीं है, लेकिन इनके ऑफिस हर कंट्री में है ऑलमोस्ट। इनको हम क्या मानेंगे? इसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं मानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेटेड फ्रीली। यानी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि हम उसको टेरिटरी मान रहे हैं जिसमें हम लोगों की इनकम को, गुड्स एंड सर्विस को अपना बोल सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉन्सेप्ट? डिस्कस आगे बोलो। एक होता है कॉन्सेप्ट रेजिडेंट का और एक होता है कॉन्सेप्ट किस चीज़ का? सिटीजनशिप का। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हो सकता है पता हो, अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स के एंगल से इसको समझना जरूरी है कि सिटीजनशिप अलग है और रेजिडेंशियलशिप अलग है। एक सब्जेक्ट होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या कहता है कि वही पर्सन को टैक्स देना है जो रेजिडेंट यहाँ का हो। जो यहाँ का रेजिडेंट ही नहीं है वो यहाँ टैक्स क्यों देगा? वो अपनी कंट्री में जाके देगा। क्लियर। ये बात समझ में आती है? तो जो नॉर्मल सिटीजन यहाँ का है ही नहीं तो वो यहाँ पे टैक्स क्यों देगा? इसी एंगल से हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे हैं रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ेंगे सिटीजनशिप का। करें। देखो क्या डेफिनेशन है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री। जैसे मैं और आप और कुछ ऐसी कंपनियां जो यहीं की हैं, नॉर्मली यहीं स्टे करती हैं, एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। जिनका मेन इंटरेस्ट यही है, यही स्टैब्लिशमेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स बोथ, इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ की बात करें तो हम सब क्या है, यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। रिलायंस कंपनी है, विप्रो है, TCS है, यहाँ की नॉर्मल रेजिडेंट हैं। क्लियर। बोलो बोलो जी बोलो। अच्छा, अगर हमें ये समझ में आ गया कि इसको हम रेजिडेंट मानते हैं तो इसका मतलब हम ये समझ गए। वैसे इनकम टैक्स पता है क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है जो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा स्टे कर जाता है, यानी वो पिछले 365 डेज में 182 डेज इंडिया में रहता है, उसे हम यहाँ का रेजिडेंट मानते हैं। लेकिन हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे, मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ। इनकम टैक्स तो बहुत बारीकी है, फिर वो कहता है रेजिडेंट भी निकालो, ऑर्डिनरी भी निकालो, नॉन रेजिडेंट भी निकालो, तो वो सब अलग कैलकुलेशन है। लेकिन इकोनॉमिक्स के एंगल से भी क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी एक तरीके से इनकम ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल। तो क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। इनको हम कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट मान ही नहीं सकते। अब आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा कौन से लोग। भाई जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आते जाते हैं उसको हम क्यों मानेंगे? वो तो जहाँ के हैं वहाँ के मानेंगे। फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज को आप यहाँ का नहीं मान सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बताया उनकी ब्रांचेज यहाँ हैं, वो काम अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती हैं, नहीं मानेंगे।
और कोई एम्प्लॉई ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और WHO UNO में जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे सिटीजन नहीं है, बशर्ते वो हमारा सिटीजन ना हो। जैसे मेरी जॉब लग जाए तो वो बात अलग। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिफ्थ पॉइंट भी यही कहता है, क्या? क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। वेसल्स क्या होता है जानते हैं आप? वेसल्स का मतलब जो नाव चलती हैं, पानी है उसमें जो नावें चल रही हैं, दो देशों के बीच में काम कर रही हैं इस पेंडेमिक में, उन्हें हम वेसल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्रू मेंबर, उसमें जो काम कर रहे हैं फॉरेन वेसल्स में, कॉमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। मैंने कहा था ना अब डेज की बात आएगी, तो ये कह रहा है उन सब लोगों को हम नहीं मानेंगे कहीं, बस वो साल में मतलब लेस देन 1 ईयर होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो 1 साल से ज़्यादा यहीं रुक गए तो भैया फिर हम रेजिडेंट मान लेंगे, फिर उस साल तो आपको यहाँ पे रेजिडेंट तरीके से ट्रीट किया जाएगा। स्टे जरूर देखा जाता है, स्टे। क्लियर? बताओ 6 किसका कॉन्सेप्ट है? देखा होगा आपने, बड़ी सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में। कभी कभी तो श्रीलंका के लोग भी पकड़ लेते हैं इंडिया वालों। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पे हम मछली या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, तो क्या उसको आप रेजिडेंट ट्रीट कर लोगे? ये वही लिखा हुआ है। क्या कह रहा है ये पैरा देखो, बॉर्डर वर्कर who live near the international border and cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as normal resident of the country where they live। भैया ऐसा नहीं अगर मैं इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान का मान के मुझ पे पाकिस्तान जैसे रूल्स लगा दोगे, नहीं। क्लियर? देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या समझाना चाह रहा है हमको, सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंशियलशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स। आपने सुना होगा कई लोगों के पास सिटीजनशिप 2-3 कंट्री की होती है, सुना है नहीं सुना? सिटीजनशिप नागरिकता है ना, लेकिन रेजिडेंशियलशिप क्या होता है? वो आपकी डिटरमिन की जाती है। रेजिडेंशियलशिप हमेशा आपकी डिटरमिन की जाती है। अब देखो सिटीजनशिप में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ बेसिकली ए लीगल कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे राहुल गांधी भी बहुत सारे देखा होगा अपने पॉलिटिकल, कहते हैं सिटीजनशिप इटली के सिटीजनशिप उनके पास है। तो यहाँ पे कह रहा है प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है आपकी सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ के भी सिटीजन कहते हैं, तो इसका मतलब उनके पास डुअल सिटीजनशिप हो गई। अच्छा, allowing a person to become a citizen, it means Indian citizenship can arise in 2 ways। आप इंडिया के सिटीजन हो अगर 2 चीजें आप पे सेटिस्फाई करती हैं तो क्या? When a person born in India, he acquire authorized automatic citizenship, जैसे मैं और आप। दूसरा, a person born outside India applies for citizenship of Indian law allow him to become Indian citizen। जैसे एक सिंगर है, आपने शायद सुना होगा, अदनान सामी, सुना है आपने? जानते हो आप? वो वैसे बॉर्न कहाँ के? पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने सिटीजनशिप कहाँ के लिए अप्लाई किया? पाकिस्तान, इंडिया के लिए। अब वो कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में, बॉम्बे में रह रहे हैं। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है। तो इसका मतलब समझाने का ये कि सिटीजनशिप रेजिडेंशियलशिप 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। अब थोड़ा सा रेजिडेंशियलशिप जो हमने पीछे ही पढ़ लिया उसे भी देख लेते हैं। रेजिडेंशियलशिप क्या है? एक तरीके से रेजिडेंशियलशिप क्या है? इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ये मैंने कहा ना, ये निकालनी पड़ती है कि भाई आप इस साल तो रेजिडेंट यहाँ के प्रूव हो गए, चलो टैक्स लाओ। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन। जैसे जस्टिन बीबर यहाँ आएगा, अरे भाई तुम यहाँ पे ना यार एक साल तक रह गए हो, इसका मतलब तुम यहाँ के रेजिडेंट ट्रीट किए जाओगे, हमें इनकम टैक्स दे के जाओ। एन इंडिविजुअल इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड, जैसे मैं और आप, हम लोग नॉर्मली यहीं रहते हैं इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है व्यापारिक दृष्टि से आप यहीं कमाते हो। समझ रहे हैं बात आपको? क्लियर हुए दोनों का कॉन्सेप्ट? नया कॉन्सेप्ट अब आता है आपके सामने, क्या है बताओ? यस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम।
बहुत आसान है, नाम से टिपिकल लग रहा है जबकि बहुत आसान है। फैक्टर इनकम लिखा हुआ है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू ऐसी इनकम received by factor of production for rendering factor services in the production process। मतलब जब आप काम के बदले पैसे लेते हो तो उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आप फीस दे रहे हो, फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। लेबर काम करता है, वेजेस देते हो, समझ रहे हो। किसी से लोन लेते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। कंपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिट देती है। तो इसका मतलब ऐसी इनकम जो किसी फैक्टर पे डिपेंड है, चाहे प्रोडक्शन हो, सर्विस हो, ट्रेडिंग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। क्लियर? तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज अंडर 4 हेड: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से इनकम जनरेट होती है, लेबर पैसे से इनकम जनरेट होती है, उनको वेजेस मिलती है। कैपिटल से आप पूंजी लगाते हो, प्रॉफिट करते हो। एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है, पैसा कमाता है। समझ में आ गया फैक्टर इनकम? बोलो। ट्रांसफर इनकम क्या हो गया? अपोजिट। किस चीज का अपोजिट? किस चीज का अपोजिट? ट्रांसफर इनकम। बिना काम के पैसे। या तो आप काम कर चुके, जैसे पेंशन मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, काश हम सबको, इंडिया वालों को मिले। पॉकेट मनी आपको मिलती है आपको। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है बताओ? ट्रांसफर इनकम। जिसमें आपको मीनिंग देखो क्या कह रही है। मीनिंग देखो, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। तो आप मुझे बताओ, अगर आपने इस चीज को बता दिया, मतलब हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर तैयार हो रहा है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त कौन सी इनकम लोगे, फैक्टर या ट्रांसफर? जब इनकम कैलकुलेट करोगे तो कौन सी इनकम लोगे, फैक्टर या ट्रांसफर? प्रोडक्टिविटी किससे हुई है? फैक्टर इनकम से। आप मेहनत तो फैक्टर इनकम में कर रहे हो ना, बैठ के पैसा दे रहे हैं, उससे कोई प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना हो रही है। पेंशन तो गवर्नमेंट ने बंद भी कर दी, देखा हो, सुना होगा आपने। हाँ। हम्म। 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 बॉर्न कहाँ का है वो? तो वहां का सिटीजन तो है ही लीगली, ठीक है। अब आप यूएस जाओ, कनाडा जाओ, कहीं भी जाओ, वहां आप पहले बनते हो रेजिडेंट। कब बनते हो? जब वहां स्टे करते हो। फिर वहां आप अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए। सिटीजनशिप तभी मिलती है जब उसको लगता है, उस कंट्री को, कि अब आप यहीं स्टे करोगे, यहीं अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। क्लियर हो रही मेरी बात? है ना। तो एट एट प्रेजेंट टाइम एलन मस्क रेजिडेंट तो एक ही जगह का होगा जहां वो रह रहा है, ठीक है ना, जहां वो रह रहा है। लेकिन हो सकता है सिटीजनशिप उसके पास 2 कंट्री की हो, अभी भी अपने नेटिव प्लेस जाता हो। समझ रहे हो आप? हाँ, टैक्स तो वो मैंने बताया ना, इनकम टैक्स टैक्स ले लेता है बहुत एंगल से। इनकम टैक्स में 3 क्लासिफिकेशन है: रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड नॉन रेजिडेंट। तो जैसे हम तो उससे भी टैक्स ले लेते हैं ना, अगर कोई जस्टिन बीबर आएगा शो करेगा तो उससे भी ले लेते हैं। उसमें अलग कॉन्सेप्ट है। वो कहती है अगर इनकम जहाँ अराइज हुई, जहाँ से आपने अर्न की, उस गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा। उसे बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस जमा कराना पड़ता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। चलो अब इसका डिफरेंस फटाफट कर लेते हैं। इसको आप रीड करोगे, इस डिफरेंस के पॉइंट्स आप रीड करो। जिस पॉइंट में डाउट है पूछो। पहला पॉइंट फटाफट पढ़ लो। ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो आप।
किसी पॉइंट में डाउट नहीं आएगा, आई श्योर। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको। आपके पास एक बुक है, ये बुक है, आपने बुक खरीदी और आपने इसको यूज़ करी, फेंक दी। बुक एक आर्टिकल है, एक गुड्स है। बुक की पहले भी तो कोई फॉर्म रही होगी ना, जब ये बुक किसके पास थी? स्टेशनरी वाले के पास। इसके पीछे और जाओ, ये बुक की कोई और शेप रही होगी जब ये बुक बन रही होगी। इसके पीछे और जाओ, जब बुक के लिए मटेरियल लाया गया होगा पेजेस बनाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? स्टेजेस डिसाइड कर रही है गुड्स का क्या, फाइनल या इंटरमीडिएट। बुक जो आप और मैं पढ़ रहे हैं, दिस इज व्हाट, कौन सी गुड्स है ये? फाइनल गुड्स। लेकिन इसके पिछले जो प्रोसेस में ये पड़ी हुई थी, यूजलेस थी, जिसको मैं और आप खरीदने को तैयार नहीं थे, तो ये कौन सी गुड्स थी बताओ? इंटरमीडिएट गुड्स। बस अब इसका कोई भी एग्जांपल ले लो। आप ब्रेड लेके आते हो शॉप से, ब्रेड फाइनल गुड्स है, लेकिन ब्रेड बनाने वाले ने जो जो चीज़ें खरीदी है ब्रेड बनाने के लिए, वो सब क्या है बताओ? इंटरमीडिएट। और एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड एक ढाबे वाला लाया, ब्रेड एक ढाबे वाला लाया, वो उससे बनाएगा ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े क्या है? फाइनल गुड्स। उसके लिए ब्रेड क्या हो गई? उसके लिए। अब यहाँ पे एंगल भी देखना होता है, ध्यान से समझो, एंगल भी देखना होता है। एक शॉप पे मैं गया, एक शॉप पे ढाबे वाला गया। ढाबे वाला ब्रेड लेने गया है क्योंकि वो क्या बनाएगा? ब्रेड पकौड़े। तो उसके लिए ब्रेड क्या बन गई? इंटरमीडिएट। मेरे लिए ब्रेड में ब्रेकफास्ट में खाऊंगा तो क्या बन गई बताओ? यस, यही कॉन्सेप्ट है पूरा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। तो अब आप मुझे बताओ, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में मुझे किसकी वैल्यू लेना चाहिए, इंटरमीडिएट या फाइनल? यस, ऑब्वियसली फाइनल। इंटरमीडिएट ले लोगे तो फाइनल में तो इंक्लूडेड है, तो एक बार ही लो ना। आई बात समझ? अब आप ये फाइनल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लो, यहां तक इतना पढ़ लो, यहां तक। गल से हम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कंट्री एज अ होल, यानी इंडिविजुअल की बातें भी की जाएंगी और प्रोड्यूसर की बातें भी की जाएंगी। तो ये पैरा क्या कह रहा है, ये वाला देखो, दिस वन। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड। मैं और आप जब करते हैं तो इसे बोला जाता है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज बाय प्रोड्यूसर, जो ढाबे वाला करेगा उसके लिए क्या बनेगी? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, वो ब्रेड खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो एक्सपेंडिचर टोटल कैसे आएगा फाइनल गुड्स का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? एग्रीगेट तभी बनेगा ना, बोलो। अब आप इतना इंटरमीडिएट गुड्स का पैरा पढ़ लो तो भी समझ में आ जाएगी बात, इतना सा पढ़ लो। हाँ, कभी कभी वो भी बन जाएगा ना अगर रीसेल करने के पर्पज से लिया तो। जैसे स्टेशनरी वाला बुक लाता है तो किसी होलसेल वाले से लाता होगा ना, उसके लिए इंटरमीडिएट, उसके लिए कंजम्पशन हो एक्सपेंडिचर हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सॉरी। ये चार्ट हमें वही बता रहा है, प्रोडक्शन बाउंड्री जो मैंने आपको बताया था, ढाबे वाला, ब्रेड, वो सब जो मैंने प्रोसेस बताया, ये पूरा चार्ट वही बोल रहा है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। फार्मर ए प्रोड्यूस कॉटन वर्थ 2000 एंड सेल इट टू बी। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, फार्मर ने जो प्रोड्यूस किया कॉटन वर्थ 2000 एंड सेल इट टू बी, तो बी जो खरीदेगा फार्मर से, तो बी के लिए फाइनल गुड्स। और ए ने जो कॉटन बनाने के लिए जो खरीदा होगा कॉटन की फार्मिंग के लिए, वो उसके लिए क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? बोलो। अब बी के एंगल से देखो, बी क्या कर रहा है उसका, बी ने प्रोड्यूस किया, थ्रेड बना दिया उससे और उसको बेच दिया सी को, तो सी के लिए वो इंटरमीडिएट और बी के लिए थ्रेड फाइनल गुड्स।
सी के एंगल से देखो, सी ने उस धागे खरीद के कपड़े बना दिए और उसको कंज्यूमर को बेच दिया, और कंज्यूमर के लिए वो कपड़े क्या हैं, फाइनल गुड्स। तो देख रहे हो अल्टीमेटली कंज्यूमर तो हमेशा फाइनल गुड्स को ही लेगा, लेकिन उसके बीच में वो सारी वैल्यू किसकी है, इंटरमीडिएट। तो हम इन सब की वैल्यू को न लेके किसकी वैल्यू ले लेंगे, कंज्यूमर की। क्लियर, बोलो। बस यहाँ तक आज हम करेंगे छोटा सा सेशन, धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अब आप के पास जो बुक है, जितने कॉन्सेप्ट हमने किए हैं उस बुक से जेन्युइनली पढ़ो, जो भी बुक आपके पास है, संदीप गर्ग, TR जैन, जो भी है, उसके बाद हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। राइट, यहाँ तक आप पढ़ के कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास से पहले ही पूछ लेना। ठीक है जी।